चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसे करने से पहले हम पहले वाले चैप्टर का रिवीजन और कुछ क्वेश्चंस हमने रखा हुआ था उसे कर लेते हैं। ऑलराइट, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और क्या है इसका समरी। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमने कल किया हुआ था। देखिए, क्वेश्चन पहला आता है दैट व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। मतलब कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में हमने जब आयरन नेल को डिप किया हुआ था तो आयरन नेल का भी कलर चेंज हो जाता है और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसका भी कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज होता है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों होता है वो पहले आप जानोगे, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि उसका कलर चेंज क्यों होता है। तो उसका जो कलर होता है ना, वो कलर स्लाइटली ब्लू कलर का होता है। तो जब हम कॉपर और सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर और सल्फ़र को अगर हम एक साथ रखें तो वो कॉपर सल्फेट बनता है, दोनों आपस में बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। तो उन दोनों का जब एक साथ कॉम्बिनेशन होता है तो वो उनका एक प्रॉपर्टी होता है कि वो लाइट को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो रेड लाइट को अपने पास रख लेते हैं और ब्लू लाइट को अपने से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। लेकिन जब हम उसमें आयरन नेल को डिप करते हैं तो आयरन के साथ में वो आयरन सल्फेट बना लेता है। आयरन क्योंकि मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो वो कॉपर को हटा करके आयरन खुद सल्फेट के साथ में जुड़ जाता है और वहाँ पर कॉपर सल्फेट बना लेता है। तो जब आयरन सल्फेट बना लेता है, तब जब आयरन सल्फेट बनेगा तो वो जो है उसका कलर में चेंज आ जाता है, क्योंकि वो वैसा प्रॉपर्टी फिर रखता नहीं है कि रेड लाइट को अपने पास रखे और ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करे। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 में जो हमने यहाँ पर पिछले बार में किया हुआ था, तो यहाँ जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, उसको छोड़ कर कोई और हमें पूछ, जब हाइड्रोजन क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म करता है। ये किसका एग्जाम्पल है, मैं आपको इसका इक्वेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन इस OH के साथ में मिल जाता है और क्लोरीन इस सोडियम के साथ में मिक्स हो जाता है और दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है वैसे सब्सटेंस को जो ऑक्सीडाइज हो गए हैं और जो रिड्यूस हो गए हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, यहाँ सोडियम जो है उसके साथ में ऑक्सीजन मिल गया है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया है। यहाँ देखिए कॉपर के साथ में ऑक्सीजन पहले ही से है, लेकिन इस रिएक्शन में ये ऑक्सीजन हट जा रहा है कॉपर से, तो ये हो जा रहा है रिड्यूस। लेकिन इसी रिएक्शन में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है तो ये हो जा रहा है ऑक्सीडाइज। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं हम इसके समरी पे। समरी में क्या दिया हुआ है, अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट सिम्बलिकली। मतलब एक केमिकल रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट और उनका फिजिकल स्टेट जो है सिम्बलिकली रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन में। वो सॉलिड का है, लिक्विड का है, गैस का है, वो लिखा हुआ रहेगा। उसके साथ में उसका जो नाम होता है, जैसे हाइड्रोजन का H, सोडियम का Na, ये सब उसका केमिकल नेम्स है, उनके साथ में ये लिखा हुआ रहता है। सेकेंड पॉइंट है, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसीलिए किया जाता है ताकि दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास सेम हो जाए। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग लगाते हैं, इसी की वजह से इसे हम लोग करते हैं बैलेंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है कंबाइन करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल के साथ में हम अगर उसका रिएक्शन कराते हैं तो वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म करता है।
नेक्स्ट है ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट जो है वो वहाँ से निकलता है, उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जिसमें हीट हम लोग देते हैं या फिर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं। When an element displaces other element from its compound, then it is called displacement reaction। मतलब कि जब डिस्प्लेस कर दे एक जगह से दूसरे जगह, एक मेटल में खुद आ जाए और उसे वहाँ से हटा दे, तो उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे हुए हैं इसके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया। उसमें क्या होते हैं कि दो आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं। ऑलराइट, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जो इनसोल्यूबल होता है। ऑलराइट, अब ऐसे रिएक्शन जो ऑक्सीजन गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऐसे रिएक्शंस जिसमें हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं या फिर ऑक्सीजन को हटा देते हैं उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर एक आप देख रहे हो साल्ट, ये साल्ट क्या है? और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था अभी कलर वाला, जो मैंने आपको कहा कि कलर जो है चेंज हो जाता है, तो ये सब हम लोग अभी इस चैप्टर में देखने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें हम लोग एसिड, बेसिस और सॉल्ट के बारे में देखेंगे, और कलर के चेंजेस को यहाँ पर बहुत सारा मतलब इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग इसका प्रॉपर्टी जो है एसिड, बेस या सॉल्ट है या क्या है उसे हम लोग चेक करने के लिए कलर। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट पर। आपने पहले प्रीवियस वाले जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें आपने पढ़ा होगा कि एसिड जो होता है बेस और सॉल्ट से अलग उसका टेस्ट आता है, वो थोड़ा खट्टा होता है, और बेस जो होता है वो आपका थोड़ा सा कड़वा होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है आपके पास में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है स्टार्ट होने से पहले ही कि अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर्स को एसिडिटी हो जाता है तो आप लेमन जूस दोगे, विनेगर दोगे या फिर बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन दोगे? तो अगर किसी को एसिडिटी हुआ है तो हम उसका एसिडिटी को भगाना चाहें तो भगाने के लिए तो हम लोग फिर से एसिड यानी कि लेमन नहीं डाल सकते हैं। विनेगर भी यहाँ पर एक एसिड है। हम लोग लेंगे बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन जो एक सॉल्ट है, और वो न्यूट्रल कर देगा जो एसिडिटी हुआ है उसे। साथ में ही हमने कुछ और टेस्ट्स भी किए हुए होंगे, जैसे कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को उसका कलर चेंज करके रेड बना देता है, और यहाँ पर जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू बना देता है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे कि घर में आपने देखा होगा कि अगर हल्दी लग जाता है किसी कपड़े पर तो उसे धोने पर वहाँ पर वो अपना कलर चेंज करके रेड कर लेता है, और जब आप उसमें बहुत सारे पानी फिर से डालोगे और उसे बहुत देर तक फिर से पानी में बस धोगे तो वो जो है उसका रेडिश कलर चला जाता है और वो फिर से येलो हो जाता है। तो यहाँ पर टर्मरिक यानी कि हल्दी जो है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब नेचुरल इंडिकेटर यानी कि वो नेचुरली अकर हुए हैं, जैसे कि लिटमस जो है वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ रहता है, एक पेड़ होता है इसका नाम लीचेन होता है, उससे वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है। अब अगर हम नेचुरल का बात करते हैं तो कुछ आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स का भी बात हम करें तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आते हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। ये जो दोनों इंडिकेटर्स हैं ये हैं आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो हमने अब सेपरेटली जान लिया है कि एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं, वो कैसे मतलब चेंज कर देते हैं कलर को। तो मैंने आपको जैसे इससे पहले मैंने आपको कहा कि कलर का यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं ना कि एसिड और बेस को या फिर एसिड और सॉल्ट को या फिर सॉल्ट और बेस को, ये सबको अगर हम लोग मिक्स करें, हम अगर इसे रिएक्ट कराएं तो रिएक्ट कराने पर क्या होता है। क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा है कि हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस देखते हैं, तो उस रिएक्शन का कहीं यूज तो करेंगे ना। यहाँ पर हम लोग यूज करके देखते हैं कि वो क्या चेंज करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है
यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। ऊपर में क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको करवाने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब्स दिए हुए हैं। तीनों टेस्ट ट्यूब में से डिस्टिल्ड वाटर या अलग अलग चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं, और आपके पास में सिर्फ एक लिटमस पेपर है, वो है रेड लिटमस पेपर। तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन सा क्या है। तो बेसिकली करना है क्या कि अगर हम उस लिटमस पेपर को अलग अलग में डिप करें तो जिसमें वो कलर सेम रहता है वो हो जाएगा एसिड, क्योंकि रेड का रेड एसिड हो जाता है। और जिसमें वो कलर चेंज करता है यानी कि ब्लू होता है वो हो जाता है बेसिक। और जिसमें वो कलर फेड हो जाता है यानी कि उसका जो कलर है वो पर्पल हो जाता है तो वो हो जाएगा आपका बेस। ऑलराइट, चलिए देखते हैं एसिड बेस और उसका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर एक्टिविटी 2.1 दिया हुआ है। इस एक्टिविटी को चलिए करते हैं और देखते हैं कि इसमें कहता क्या है। कह रहा है कि आपको कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं साइंस लेबोरेटरी से। क्या क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इन सभी को एक वाच ग्लास में लेकर के और उस सॉल्यूशन में हमें इंडिकेटर मिलाना है और देखना है कि हमें क्या चेंजेस मिलते हैं। कौन कौन सा इंडिकेटर है हमारे पास में? रेड है, ब्लू लिटमस है, रेड लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है और फिनोल्फथलीन है। तो अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो जैसे कि हमें पता है कि जो रेड लिटमस पेपर है वो एसिड को रेड ही एसिड में अगर हम लोग उसे डिप करें तो वो रेड ही रहता है। ऑलराइट, लेकिन अगर ब्लू लिटमस में हम उसे डिप करें तो वो हो जाता है ब्लू। और फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन में अगर हम एसिड को मिलाएं तो वो कलरलेस रहता है, उसमें फिनोल्फथलीन में चेंज नहीं होता है। और मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन में अगर हम लोग मिलाते हैं तो एसिडिक के लिए वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। मैं अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ इस एक्टिविटी का जो आंसर आएगा, आप बेटर ये होगा कि आप उसे नोट कर लो। ऑलराइट, सबसे पहला जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड ये भी एक एसिड है। नाइट्रिक एसिड एसिड है। एसिटिक एसिड एसिड है। और बाकी यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब जितने भी यहाँ पर हैं ये सभी हैं आपके, कोई बेस है और कोई मतलब न्यूट्रल है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जितने भी एसिड हैं वो सभी चेंज कर जाएंगे रेड लिटमस पेपर में रेड, ब्लू लिटमस पेपर में भी ब्लू, और फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन में कलरलेस रहेंगे, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में वो हो जाएंगे। अब हम देखते हैं न्यूट्रल के लिए। ऑलराइट, इसमें से न्यूट्रल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो है ये न्यूट्रल है। ये जो है रेड लिटमस, ब्लू लिटमस इन दोनों को चेंज करेगा पर्पल कलर में। और यहाँ पर जो फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन है वो जो है कलरलेस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को वो चेंज कर जो है उसका जो प्रॉपर्टी होता है मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन का वो येलो ही होता है, तो उसे वो चेंज नहीं करेगा, वो वहाँ पर येलो ही रखेगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम आते हैं बेसिक सॉल्यूशन के बारे में। तो बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, ब्लू को ब्लू ही रखेगा। फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन को वो बेसिक जो है वो पिंक कर देगा, और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को वो येलो ही रखेगा, वो चेंज ही नहीं करेगा। ऑलराइट, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इन सभी एसिड, बेसिस और सॉल्ट का कितना कलर में इम्पोर्टेंस है, तो वो सब कैसे चेंजेस करते हैं और वो रिएक्ट भी कर रहे हैं तभी वो चेंज हो रहा है। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। ये जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें स्मेल का चेंजेस को बताते हैं। यहाँ जैसे हम लोग जो नेचुरल इंडिकेटर है या फिर एसिड बेसिस सॉल्ट का जो हम लोग इंडिकेट करते हैं वो इंडिकेटर क्या करता है, हमें कलर में चेंज दिखाता है। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करता है, हमें स्मेल में चेंजेस दिखाता है। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि कहता है कि टेक सम
फाइनली चॉप्ड ऑनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विथ सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लोथ्स। तो आपको कुछ स्ट्रिप लेना है साफ़ कपड़ा का, और उसे कटे हुए ऑनियन में उसे डालकर रखना है और उसे ओवरनाइट छोड़ देना है फ्रिज में। और उसके बाद में हमें ऐसे ही 2 क्लोथ्स लेने हैं और उनके स्मेल को हमें यहाँ पर चेक करना है। ऑलराइट, अब उन्हें हमें स्मेल को चेक करने के बाद में क्लीन सरफेस पर रखना है और उस पर कुछ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमें उसमें एसिड का सॉल्यूशन जो है उससे हमें उसमें ऐड करना है कुछ ड्रॉप, और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हमें वहाँ पर यूज करना है उसमें। जैसे 2 हमें अलग अलग स्ट्रिप्स लेने हैं, उनमें एक में HCl एक में NaOH ऐड करना है। अब आगे दिया हुआ है, हमें दोनों क्लॉथ स्ट्रिप को पानी में फिर से उसे डालना है और उसका स्मेल को हमें चेक करना है। अब कुछ हमें वनीला एसेंस लेने हैं, वनीला एसेंस जो हम खाने में यूज करते हैं, और उसको भी इसी तरीके का प्रोसेस में हमें उसे ले जाना है और फिर उसमें हम लोगों को HCl और NaOH डाल करके फिर उसका ऑडियर को है उसे हमें चेक करना है। उसी तरीके से हमें यहाँ पर लेना है क्लोव ऑयल और उसमें भी हमें कुछ इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट को करना है परफॉर्म। आप देखोगे कि अनियन के साथ में और वनीला के साथ में हमें ऑडियर का चेंज यानी कि स्मेल जो है वो चेंज हमें मिलता है। तो इन नेचुरल इंडिकेटर जो अनियन और वनीला हैं उनका यूज हम कर सकते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के रूप में यूज करने के लिए। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, एसिड और बेस कैसे मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं। ऑलराइट, एसिड जो है और मेटल ये आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, बेस मेटल के साथ में रिएक्ट कैसे करता है। तो इस एक्टिविटी को हम लोग परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी 2.3 दिया हुआ है। ये एक्टिविटी टीचर के असिस्टेंस में ही करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको ऐसे कुछ अपरेटस को सेट करना है। ऑलराइट, तो इसमें क्या लेना है कि 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें कुछ जिंक ग्रेनुअल्स जो है जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को ऐड कर देना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, उसमें जिंक को ऐड करना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जिंक का जो ग्रेनुअल्स है उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट पहले भी किया हुआ है। ऑलराइट, तो उसी को यहाँ पर रिपीट कर रहा है। अब हमें उस वहाँ से जो गैस निकला हुआ है उसे सोप का सॉल्यूशन में से उसे गुजारना है। तो कैसे गुजारेंगे उसके लिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है अरेंजमेंट्स। ऑलराइट, तो क्या करना है, जैसे हाइड्रोजन के गैस यहाँ से निकलेंगे, वो इस पाइप के थ्रू में जाएंगे और इस सोप वाले सॉल्यूशन में से वो बाहर निकल के आएंगे। तो सोप वाले सॉल्यूशन में से कोई भी अगर हम लोग एयर को पास कराते हैं या फिर कोई सा भी गैस पास कराते हैं तो वो क्या होता है, वो एक बबल फॉर्म करता है और बबल के अंदर में जो है गैस हो जाएगा। और क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो हल्का होता है, वो ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो वो ऐसे ऊपर में उठेगा और वहाँ पर आपको क्या रखना है, कैंडल, और देखना है कि वो जो वो जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो हम लोगों को पहले से पता है कि हम लोग अगर हाइड्रोजन गैस को ऐसे बर्न कराते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ में बर्न करता है। जैसे यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है, ये पॉप साउंड के साथ में बर्न कर रहा है। तो यहाँ पर कहता है कि वाई आर बबल फॉर्म इन द सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन में बबल क्यों फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर बर्निंग कैंडल को सामने लाने पर क्या होता है, और इस एक्टिविटी को हमें रिपीट करना है किसके साथ में, HCl, HNO3 और C3COOH के साथ में। ऑलराइट, CH3COOH होता है एसिटिक एसिड। आप ये सभी नाम धीरे धीरे याद रखोगे, आप आगे जा कर के इन सभी का जो है यूज भी आपको करना होगा। तो जब आप ये परफॉर्म करोगे तो आप ये पाओगे कि यहाँ पर से जो गैसेस निकल रहे हैं वो होते हैं हाइड्रोजन गैस, और ये होता है मेनली हाइड्रोक्लोरिक के साथ में और एसिटिक एसिड के साथ में HNO3।
हाइड्रोजन फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि उसे अगर हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अगर उसे हम रिएक्ट कराएं तो वो वाटर फॉर्म करता है और यहाँ पर इसी सॉल्यूशन में रह जाते हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एसिड और मेटल्स के रिएक्शन को हमने देखा कि वो सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इक्वेशन को अगर आपको लिखना हो तो आप उसे लिख सकते हो। एसिड वाला जो है, जितने भी एसिड हैं HCl, उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ में उसको रिएक्ट कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का एक्टिविटी 2.4 है, वो कहता है कि कुछ जिंक ग्रेनुअल्स के मेटल्स को टेस्ट ट्यूब में लेना है और उस पर 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को डालना है और उसे गर्म करना है, थोड़ा सा वार्म करना है। वहाँ पर क्या रिएक्शन होगा कि जब हम ऐसा करेंगे और उसी रिएक्शन के जो पहले वाले एक्टिविटी जो हमने किए हैं उसी को हमें यहाँ पर फिर से इसके बाद में दोहराना है, उसे हमें पास कराना है सोप बबल से, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ ये है बेस, उसके साथ में भी अगर मेटल को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं तो वहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। हमें ये तो पता है कि एसिड के साथ में अगर मेटल्स को करेंगे तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो बेस के साथ में भी अगर हम लोग जिंक के ग्रेनुअल्स को करा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस दे रहा है। लेकिन ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो सभी मेटल्स के साथ में नहीं होते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर जो है ये सभी पॉसिबल नहीं है सभी मेटल्स के साथ में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो कहता है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट्स विथ एसिड्स। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट क्या है? ये दो बेस। ऑलराइट, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स बोथ आर बेसिक इन नेचर, और हमें अब इन बेसिस को एसिड के साथ में रिएक्ट कराना है। हमने एसिड को किसके साथ में रिएक्शन देख लिया? हमने उसे रिएक्शन देख लिया उसके मेटल्स के साथ में। अब हम देखेंगे बेसिस के साथ में कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। यहाँ एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, एक्टिविटी 2.5। हमें लेना है 2 टेस्ट ट्यूब और उसे A और B के नाम से उसे लेबलिंग करना है, और उसके बाद में हमें सोडियम कार्बोनेट एक टेस्ट ट्यूब A में लेना है और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट दूसरे टेस्ट ट्यूब B में लेना है, और हमें लगभग 2 ml का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक दोनों में ऐड करना है। अब आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो आपको यहाँ पर देखना है। तो ऐसा करने पर आप पाओगे कि दोनों में कार्बोनेट्स हैं, दोनों में CO3 है। उसे अगर हम HCl के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं तो वहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, तो इसे हमें पास करना है। उसके बाद में ऐसे ऑब्जर्व करने के बाद में उसे हमें पास करना है लाइम वाटर, यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है, हमने पिछले वाले में देखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है उस पर हमें इसके जो गैस हैं उसे पास कराने होते हैं। तो जब आप इसे पास कराओगे, सभी रिएक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। आप सबसे पहले देखिए कि टेस्ट ट्यूब A में क्या होता है। जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर के साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। यहाँ पर सभी के स्टेट्स भी लिखे हुए हैं, ये गैसियस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है, क्योंकि हम लोगों ने मतलब यहाँ पर डाइल्यूट लिया हुआ है, ठीक है ना। ऑलराइट, यहाँ पर ये एक्वस है, डाइल्यूट HCl लिए हुए थे तो हम वाटर के साथ में ऐड करते हैं तो उसमें हम लोग एक्वस लगा देते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर टेस्ट ट्यूब B के साथ में क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो है उस पर हम लोग HCl ऐड कर रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर के साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहा है। अब जब ये सारे रिएक्शन होने के बाद में हम इस गैस को, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, इसे हम पास करा रहे हैं लाइम वाटर के अंदर। तो जब ये लाइम वाटर के अंदर में आएगा तो यहाँ पर जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उस पर ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है वो फॉर्म करता है, जो वाइट प्रेसिपिटेट बच जाता है, और उसके साथ में वाटर फॉर्म करता है। मतलब वाटर एक लिक्विड, यहाँ पर आपको वाटर भी दिखेगा और वो वाइट प्रेसिपिटेट भी दिखेगा। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चलते हैं
नेक्स्ट पेज की ओर। तो यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आ भी सकते हैं। कहता है कि एक बार तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास करा लिया, तो वो यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है वाटर के साथ में। उस पर अगर हम लोग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पास कराएं तो वो फिर से सॉल्युबल हो जाता है, वो आपस में फिर से घुल जाता है। इन सभी रिएक्शंस का जो समराइज फॉर्म है वो यहाँ पर निकल के आता है कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ में रिएक्ट कराएं तो वो सॉल्ट फॉर्म करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है, साथ में वाटर फॉर्म करता है। तो ये इसका एक समराइज्ड वर्जन है। मेटल कार्बोनेट को, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट को एसिड के साथ में रिएक्ट कराने से वो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट्स विथ ईच अदर। अब एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं उसे हम चेक करेंगे। एक्टिविटी 2.6 यहाँ पर दिया हुआ है। कहता है कि लगभग 2 ml हमें डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन कुछ ड्रॉप ऐड करना है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि उसका कलर क्या होता है। तो जब आप ऐसे करोगे तो आपको जो है उसका कलर, क्योंकि ये है हमारा बेस, वो चेंज हो जाएगा पिंक पर, ऑलराइट। और अगर हम फिर से उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है उसे अगर हम लोग फिर से उसमें ऐड करें तो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है, ऑलराइट। तो ये जो है अपना कलर फिर से चेंज करता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग बेस पहले ऐड किए हैं और वो पिंक कलर का हो गया है, उस पर अगर हम लोग फिर से अगर एसिड ऐड करते हैं तो फेनोल्फथलीन में एसिड ऐड करने पर वो क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर का जब होगा तो वो हो जाएगा कलरलेस, ऑलराइट। अब जब ये कलरलेस हो गया उसके बाद में हमें क्या करना है, ये कैसे क्यों चेंज हुआ वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर फिर से फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो जब हम फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH फिर से ऐड करेंगे तो ये अपना कलर पिंक फिर से कर लेगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर कहता है डज द पिंक कलर ऑफ फेनोल्फथलीन रीअपीयर। तो यस, ये रीअपीयर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उसका जो हमने अभी जो भी डिस्कस करा उसका यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशंस। तो हमने एक्चुअल में इस एक्टिविटी में किया क्या। एक्टिविटी में हमने सबसे पहले हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है उसे हमने लिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंडिकेटर के रूप में फेनोल्फथलीन का यूज कर रहे थे, तो उसे हमने यहाँ पर इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट। अब उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया, तो ऐसा करने पर उसका जो कलर है वो कलरलेस हो जा रहा था, यानी कि वो आपस में सॉल्ट यानी कि न्यूट्रल फॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड वो फॉर्म कर रहा था और वाटर फॉर्म कर रहा था। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें हमें जो प्रोडक्ट मिले वो न्यूट्रल मिले, यानी कि सॉल्ट मिले, और वाटर हो सकता है या फिर उसके साथ में कोई और भी हो सकता है, तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें हमें सॉल्ट मिले उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आप यहाँ पर याद कर लो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। और मेनली ये हम बेसिस जो नेचर के जो भी होते हैं उसके साथ में अगर हम एसिड को ऐड करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो अभी तक हमने देखा कि एसिड का रिएक्शन मेटल्स के साथ में, हमने यहाँ पर बेसिस का रिएक्शन देख लिया, हमने यहाँ पर एसिड बेसिस दोनों के साथ में हमने रिएक्शंस देख लिए। अब हम क्या करेंगे कि ऑक्सीडाइज्ड मेटल यानी कि जिस मेटल में ऑक्सीजन ऐड हो चुका है उसे एसिड के साथ में हम लोग यहाँ पर रिएक्ट करा करके देखेंगे। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टिरिंग। हमें लेना है कॉपर ऑक्साइड का सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर CuO हमें लेना है, और उसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ में उसे मिलाना है। आप अगर ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि कॉपर ऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक के साथ में। क्यों होता है? क्योंकि आपस में वो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन दिखेगा। ब्लू ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन है
वो कॉपर क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है कि मेटल्स के साथ में, यानी कि कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड है, उस पर अगर हम लोग HCl ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर कॉपर के साथ में क्लोरीन ऐड हो जाता है और ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखने के लिए कहता है और इसे हमें न्यूट्रलाइज बैलेंस इक्वेशन करना है। तो इसे हम यहाँ पर बैलेंस करने के लिए HCl के पास में 2HCl अगर लिखते हैं तो ये बैलेंस हो जाता है। तो जिस तरीके से ये जो रिएक्शन है, ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे बेस का एसिड के साथ में यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। तो इसीलिए हम मेटालिक ऑक्साइड जो है, उस मेटालिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ऑलराइट, आगे वाला एक टॉपिक है यहाँ पर, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बेस के साथ में जो रिएक्शन है उसे यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे कि हमने पिछले एक्टिविटी, जो एक्टिविटी 2.5 है, उसमें हमने किया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और वो क्या प्रोड्यूस करता है, वह हमने देखा था कि वहाँ पर एक सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। ऑलराइट, तो ये रिएक्शन जो है वो सिमिलर है बेस और एसिड के जो रिएक्शन है उसके तरीके, उसके जो हमें मिलते हैं प्रोडक्ट्स उसके। इसीलिए हम कहते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब इसे कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको वो रिएक्शन भी दिखा देता हूँ। ये है हमारा CaOH जो है, ये है हमारा बेस और उस पर हम लोग नॉन मेटालिक CO2 को अगर ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। जिस तरीके से हम लोग एसिड और बेस को यहाँ अगर मिक्स करें तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, उसी तरीके से हम लोग इस बेस के साथ में इसे हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हम इसे एसिड मानते हैं। ऑलराइट, तो ये है हमारा बेस, CaOH तो हमारा बेस है ही, तो हम इसे ये है बेस, इसे हम मानते हैं एसिड। तो इससे हमें पता चलता है कि नॉन मेटालिक जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। स्टे सेफ।